आज हम गैस लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड है। गैस लॉ रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब गैस लॉ हमें किस किस के मध्य संबंध के बारे में बताती है। तो प्रेशर जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर जिसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास या फिर अमाउंट ऑफ गैस। इन चार जो पॉइंट है, इन चारों के मध्य गैस लॉ के रिलेशन हमें बताते हैं। यहाँ पे प्रेशर को हम पास्कल या एटम से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस, और मास या अमाउंट ऑफ गैस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इन चार पैरामीटर के रिलेशन को के आधार पर कुछ गैस लॉ अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से गैस लॉ हमें अध्ययन करने हैं। सर्वप्रथम हम बॉयल्स लॉ अध्ययन करेंगे जो हमें V एंड P के मध्य रिलेशन की व्याख्या करेगा, अर्थात वॉल्यूम और प्रेशर के मध्य संबंध के बारे में बताएगा। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर आयतन और दाब के मध्य संबंध के बारे में यह हमें बताता है। सेकेंड लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें स्थिर दाब पर आयतन और तापक्रम के मध्य संबंध के बारे में बताता है। तीसरा हमें है गे-लोसेक लॉ जो हमें स्थिर आयतन पर दाब व तापमान के मध्य संबंध के बारे में हमें बताता है। फोर्थ है आवोगाद्रो लॉ। यह नियम या लॉ हमें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर अर्थात स्थिर दाब व ताप पर आयतन और नंबर ऑफ मोल्स n के मध्य हमें संबंध के बारे में बताता है। और लास्ट है कंबाइंड गैस लॉ, अर्थात कंबाइंड गैस लॉ में हम ऊपर जितने भी लॉ हैं इन सभी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि सारे के सारे किसके संबंध में, ऊपर के चारों जो लॉ हैं वो सारे के सारे गैस से संबंधित है। तो इन सभी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक कंबाइंड लॉ बनता है, एक संयुक्त समीकरण बनता है जिसे हम कंबाइंड गैस लॉ कहेंगे, और जो आइडियल गैस लॉ के रूप में आप और हम सब जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बॉयल्स लॉ लेते हैं। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अर्थात अगर किसी गैस का आयतन हम स्थिर कर दें, निश्चित ले लें, निश्चित आयतन ले लें किसी गैस का, और उसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वह उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, अर्थात टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है और गैस का एक निश्चित अमाउंट हमें लेना है। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है, इसके सामने ये पॉइंट लिखना आवश्यक है एग्जाम के हिसाब से भी। और अगर P को और इनको दोनों को एक साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा PV इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात इन दोनों का, अर्थात
अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वो आयतन में जो आई कमी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझते हैं। यहां पे देखिए वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एक ग्राफ है। सर्वप्रथम अगर ए डैक्स के बारे में देखते हैं, प्रेशर अगर न्यूनतम है तो ये देखिए वॉल्यूम क्या है, अधिकतम है। प्रेशर न्यूनतम है तो वॉल्यूम क्या हो गई, अधिकतम है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम देखिए प्रारंभ में वॉल्यूम यहाँ थी और अब धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम में क्या होता है, कमी होती जाती है। और इस तरीके से वॉल्यूम प्रेशर का जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वो हाइपो हाइपरबोलिक कर्व हमें प्राप्त होता है। ये तो हुआ न्यूनतम दाब पर अगर वॉल्यूम अधिकतम होती है, और न्यूनतम दाब पर अगर दाब बढ़ाते हैं तो आयतन में धीरे धीरे कमी आती है। इनिशियल में प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में दाब जैसे थोड़ा सा बढ़ता है आयतन में अत्यधिक कमी आती है, और जैसे जैसे उच्च दाब होता जाता है और दाब को और बढ़ाया जाता है तो आयतन में देखिए यहाँ पे आयतन में आई कमी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू ए डैश पे। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि गैस के मध्य रिक्त स्थान अत्यधिक होता है, और न्यूनतम दाब पर जब थोड़ा सा भी दाब हम बढ़ाते हैं तो गैस के मोलिक्यूल आपस में नजदीक आएंगे और उनके आयतन में बहुत ज्यादा कमी आती है। और अधिकतम दाब पर गैस के मोलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे के नजदीक होते हैं, और उस स्थिति में अगर हम दाब और बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि न्यूनतम दाब पर होती है। और अधिक दाब बढ़ाएंगे तो हमें ये लगता है कि ये इससे टच हो जाएगा, अर्थात आयतन जीरो हो जाएगा अत्यधिक दाब पर ऐसा नहीं होता है, और ये ग्राफ इसी तरीके से आगे की तरफ चलता रहेगा, स्थिर होता जाएगा, जो ये सिद्ध करता है कि गैस का एक निश्चित आयतन होता है जिसे रियल वॉल्यूम ऑफ गैस कहते हैं। इससे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए इससे कम आयतन नहीं किया जा सकता। ये इस लॉ की लिमिटेशन में भी आएगा। तो अब देखते हैं, एट द हाईएस्ट प्रेशर वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, इट मीन वॉल्यूम कैन नॉट बी डिक्रीज विथ इंक्रीज प्रेशर एट हायर प्रेशर। तो अभी हमने इसको स्पष्ट किया, अभी समझा कि अत्यधिक दाब पर अगर दाब और बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि उस स्थिति में गैस के मोलिक्यूल अपने वास्तविक आयतन में आ जाते हैं, और उस वास्तविक आयतन से कम आयतन नहीं किया जाता, अर्थात गैस के मोलिक्यूल आपस में एक दूसरे को टच कर लेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, और अधिक दाब बढ़ाएंगे तो उनके बीच में खाली स्पेस रहेगा ही नहीं, तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे नहीं, और उनके आएंगे नहीं तो उनके आयतन में कोई कमी नहीं आएगी। और इसे कहते हैं बॉयस लॉ नॉट एप्लीकेबल एट हायर प्रेशर, अर्थात उच्चतम दाब पर गैस लॉ की पालना नहीं होती है। यह बॉयस लॉ की लिमिटेशन में आ जाएगा। अब सेकंड लेते हैं हम चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट अमाउंट of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure। अर्थात अगर किसी गैस का दाब स्थिर कर दिया जाए और एक निश्चित अमाउंट गैस का ले लिया जाए तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वह उसके तापमान के, अर्थात परम तापमान के समानुपाती होगा। यह न्यूमेरिकल फॉर्म होगी इसकी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस। अर्थात एक गैस की निश्चित मात्रा ले ली जाए और प्रेशर को स्थिर कर दिया जाए तो गैस के आयतन में आया परिवर्तन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे आयतन में वैसे वृद्धि होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसको ग्राफ्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गैस का आयतन बढ़ रहा है।
जो कि एक चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, मान लीजिए तापमान अत्यधिक है, यहाँ पे C को रिप्रेजेंट कर रहा है अत्यधिक तापमान, तो ये A रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सर्व उच्चतम वैल्यू को, किसके, आयतन के उच्चतम वैल्यू को। अगर हम देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करें, कम करें, रिवर्स देखेंगे इस ग्राफ को, टेम्परेचर धीरे धीरे हम क्या करें, कम करते जा रहे हैं। तो देखिए इस टेम्परेचर पे, अर्थात ये टेम्परेचर मान लीजिए हमने डैश कर दिया, तो इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। और कम कर दिया जाए, अर्थात हम इसको जी पे लेके आते हैं, टेम्परेचर और कम कर दिया हमने, जी पे लेके आते हैं, तो इसके वॉल्यूम क्या होगी, डी हो गई। और अधिक कम कर दिया जाए, अर्थात टेम्परेचर हम मान लीजिए 0 कर दिया जाए, तो आयतन हमें ये प्राप्त होता है। और इस ग्राफ को अगर हम पीछे बढ़ाएं, अर्थात टेम्परेचर अगर माइनस पे लेके जाते हैं, तो हमें ये ग्राफ पीछे की तरफ आते हुए इस लाइन से टच होते हुए हमें प्रतीत होगा। इससे ये लग रहा है कि अगर टेम्परेचर हम माइनस में कर दें, अत्यधिक कम कर दिया जाए, तो गैस का आयतन 0 हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ग्राफ इससे टच नहीं हो रहा है। तो ये इससे ये हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना भी कम कर दिया जाए, गैस अपने वास्तविक आयतन पे पहुंचकर उस वास्तविक आयतन से कम उसका आयतन संभव नहीं है। तो इस ग्राफ से हम चार्ल्स लॉ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का आयतन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट होगी इसकी कि अगर टेम्परेचर अत्यधिक कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो गैस अपने वास्तविक आयतन में आ जाएगी। इसको इस तरीके से देखिए, एट द लो टेम्परेचर वॉल्यूम remaining constant, it mean volume cannot be decreased with decreasing temperature at the low temperature। देखिए वापस वो ग्राफ हम ये अभी हमने समझा कि ये देखिए, अगर टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये 0 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट टेम्परेचर पे कितना भी टेम्परेचर कम कर दिया जाए, गैस अपने वास्तविक आयतन से कम में नहीं जा सकती है। चार्ल्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर, अर्थात चार्ल्स लॉ अत्यधिक कम ताप पर एप्लीकेबल, लागू नहीं होती है। अब लेते हैं गे-लुसैक लॉ। Pressure of a definite amount of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant volume, अर्थात P directly proportional to T at the constant volume and definite amount of gas। अगर किसी गैस का एक निश्चित मात्रा हमने ले ली और वॉल्यूम उसका कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होगा। अर्थात टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो गैस का दाब भी बढ़ जाएगा। हमें ध्यान क्या रखना कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम को हम चेंज नहीं करें, वॉल्यूम को एक फिक्स कंटेनर में गैस ले लिया आपने, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स ले लिया, एक कंटेनर में वॉल्यूम फिक्स कर दी उसकी, और अगर आप उसको गर्म करते हैं, अर्थात उसको टेम्परेचर देते हैं उस कंटेनर में गैस को, तो उस कंटेनर की रोल पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, जो किसके कारण होगा, टेम्परेचर के कारण। ये देखिए ग्राफ से हमें प्रतीत हो रहा है, ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एट द लो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, लो हो, pressure remaining constant, it mean pressure cannot be decreased with decreasing temperature। अर्थात अगर मान लीजिए टेम्परेचर न्यूनतम कर दिया आपने, न्यूनतम टेम्परेचर कर दिया, तो गैस का एक निश्चित प्रेशर भी निर्धारित हो जाता है। इस टेम्परेचर से और कम कर दिया जाए, टेम्परेचर को और कम कर दिया जाए, तो यहाँ पे प्रेशर में कोई कमी नहीं आती है।
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल अपनी रियल आयतन में होंगे और उस रियल आयतन के कारण जो प्रेशर होगा वो तो होगा ही, चाहे टेम्परेचर कितना भी कम कर दिया जाए। सो गैस लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल एट लॉ टेम्परेचर, अर्थात ये जो लॉ है गे-लुसियाकी लॉ लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये है लिमिटेशन हो गई इसकी। अब लेते हैं आवोगाद्रो लॉ। वॉल्यूम ऑफ a gas is directly proportional to its mass or number of moles present in it at the constant pressure and temperature, अर्थात किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया तो उस गैस का आयतन उसमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर निर्भर करेगा। इसे न्यूमेरिकल फॉर्म n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, अर्थात वॉल्यूम किस पे निर्भर करेगी, नंबर ऑफ मोल जो कि गैस में प्रेजेंट है, बट किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर टू गैस, देखिए इसको इस तरीके से, दो गैस है जिसे एक को ए से रिप्रेजेंट किया, बी को, दूसरे को बी से रिप्रेजेंट किया, तो प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी, दोनों गैसों के प्रेशर सेम कर दिए, टेम्परेचर सेम कर दिए, तो यहाँ पे दोनों की वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम होगी, और उनमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, सेम होंगे। अर्थात दो गैस है, एक को ए से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को बी से रिप्रेजेंट किया है, अगर उन दोनों गैसों का टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, प्रेशर फिक्स कर दिया जाए, तो और उनकी अगर वॉल्यूम सेम है तो उसमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और एक ग्राफ से समझते हैं, V वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स के मध्य ग्राफ है और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका आयतन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको ऐसे भी समझे जैसे 100 मोलिक्यूल गैस के लिए तो उसका आयतन उसी हिसाब से होगा, और 200 लिए तो उसका आयतन जस्ट डबल हो जाएगा एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आज हमने देखिए थर्ड देखते हैं हम, आइडियल फिफ्थ आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो आज हमने देखिए बॉयल्स लॉ पढ़ा जो बताता हमें V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट। चार्ल्स लॉ पढ़ा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड वो अमाउंट ऑफ गैस। Gay-Lussac law, P directly proportional to T at the constant volume and amount of gas. Avogadro law, V directly proportional to N at the constant pressure and temperature. अब इन चारों लॉज को अगर हम कंबाइन कर दें, देखिए कमांड कैसे होगा, फर्स्ट वाला V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, हमने V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिख दिया, ये देखिए। फिर सेकंड क्या है, चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हमने लिख दिया। फिर क्या है, आवोगाद्रो लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हमने लिख दिया, देखिए कंबाइंड हो गया। और P को अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो PV इक्वल टू R N T हो गया, जिसको हम जनरली देखते हैं PV बराबर NRT के रूप में लिखते हैं। यह जो फॉर्मूला है ये आदर्श गैस समीकरण कहलाता है, और ये आदर्श गैस समीकरण कब होगा, इन सभी कंडीशंस पे लागू होता है, जो कि इन चारों लॉज का कंबाइंड लॉ कहलाता है। अब जहां पे R क्या है, R है गैस कांस्टेंट, R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। नेचर ऑफ R क्या होगी, देखिए R P बराबर क्या होगा, PV अपॉन NT, पिछले इसी समीकरण से लिया। अगर हमने R बराबर करना है तो NT को इधर लेके जाएंगे, तो यह हमें मिलेगा R बराबर PV अपॉन NT। ये देखिए PV बराबर NT आ गया। P को किससे लिखते हैं, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है,
एन क्या है, मोल्स है, और टी टेम्परेचर। देखिए प्रेशर को किससे लिखते हैं हम, फोर्स पर एरिया, और वॉल्यूम एजिट आ गया, मोल एजिट आ गया, टेम्परेचर भी एजिट आ गया। अब यहाँ देखिए फोर्स लिखा, और एरिया को किससे लिखते हैं, लेंथ स्क्वायर को। इसी तरीके से वॉल्यूम का हो गया लेंथ क्यूब, और मोल अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है अपॉन में है, और ये 3 है, तो केवल लेंथ बचेगा। तो फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर। तो फोर्स इनटू लेंथ बराबर क्या होता है, वर्क। हमें पता है फोर्स इनटू लेंथ बराबर क्या होता है, वर्क, कार्य। तो कार्य अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया वर्क पर मोल पर डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर को डिग्री में लिखते हैं, मोल को मोल में लिखेंगे, और वर्क अपॉन में है तो पर लिख दिया हमने, मोल वर्क पर मोल पर डिग्री। अब इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है, आर की कुछ वैल्यूज। आर बराबर एनर्जी फॉर्म में एनर्जी पर मोल पर डिग्री, आर इक्वल टू 0.0821 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन इन एसटीपी। आर बराबर 8.314 इंटू 10 की पावर 7 आर्ग पर मोल पर केल्विन। इसी तरीके से आर बराबर है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और दूसरी फॉर्म में 8.314 एनएम पर मोल पर केल्विन। ये आर की अलग अलग फॉर्म में इसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब आज हमने जो पढ़ा उसको समराइज करते हैं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ जो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट। और क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ जो बताता है हमें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में संबंध एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट। और क्या पढ़ा थर्ड, याद आ रहा है, हाँ ये लुशेक लॉ जो हमें प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य संबंध बताता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। फोर्थ हमने क्या पढ़ा, याद करें, यस फोर्थ पढ़ा हमने आवोगाद्रो लॉ जो हमें वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के मध्य संबंध बताता है एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और लास्ट हमने पढ़ा कंबाइंड गैस लॉ जो कि आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। सब क्लियर है, यस। और पढ़ा हमने नेचर ऑफ आर, आर की नेचर के बारे में देखा, किस तरीके से ड्रॉ उसकी यूनिट ड्रॉ की हमने। और पढ़ा वैल्यू ऑफ आर, आर की अलग अलग वैल्यूज हमने देखी जो कि हमें न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। आगे समझ में, थैंक यू।